हेलो दोस्तों, कैसे हो? सौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अपन ने जो पिछले वीडियो में जो नदियां पढ़ी थी वो नदियां थी अरब सागर में गिरने वाली। अब जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वो नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। और बंगाल की खाड़ियों में जाने वाली नदियों में जो सबसे मोस्ट नदी है वो है दोस्तों चंबल नदी। तो आज अपन चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। तो चंबल नदी जब आप नाम सुनते हैं तो आपको बहुत ही उत्साह होता है, क्योंकि चंबल नदी का नाम हम सुनते रहते हैं। तो राजस्थान में चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। कहीं पर 965 भी मिल जाती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 966 965, ठीक है दोस्तों। ये चंबल नदी है, राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस चंबल नदी के उपनाम पूछ लिए जाते हैं कई बार। चंबल नदी के उपनामों में देखिए दोस्तों, इसको चर्मणवती भी कहा जाता है। इस नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया गया था। अब राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? तो चंबल नदी को कहते हैं। ये चंबल नदी एक मुख्य नदी है राजस्थान की, इसी वजह से इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो कुल लंबाई 966 किलोमीटर है इसकी। चर्मणवती कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो ये चंबल नदी के बारे में अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अब, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना। देखिए दोस्तों, ये अपने राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है। थोड़ा और वापस से अच्छा बना लेते हैं इसको। ये रहा, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। और ये पड़ोसी राज्य है अपना मध्य प्रदेश। और ये जो पड़ोसी राज्य है अपना, ये है उत्तर प्रदेश। नदी है चंबल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उद्गम को लेकर। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी एमपी से आएगी और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में बहने के बाद ये मिलेगी यमुना में। और यमुना मिलेगी गंगा में, गंगा जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश में, वही पर्वतमाला है विंध्याचल। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है। इस विंध्याचल पर्वतमाला से अपन निकालेंगे चंबल को एमपी से। और ये एमपी से ऐसे निकलने के बाद ऐसे, ऐसे और ऐसे। एक बार डायग्राम को समझना आप अच्छे से, ठीक है ना? अच्छे से डायग्राम समझना है ये चंबल नदी का। अब ऊपर एक डायग्राम और बनाऊंगा, डायग्राम समझ में आ जाएगा। चंबल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसे और ये ऐसे। और कहने का मतलब ये बन गई बंगाल की खाड़ी। अब मैं वापस डायग्राम पे आता हूं और डायग्राम से आपको एक एक बिंदु क्लियर करना है।
चंबल नदी पर्वतमाला है विंध्याचल, और विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं जानापाव। जानापाव की पहाड़ियां हैं। इन जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, कहने का मतलब उद्गम कौन सी पहाड़ियों से हुआ? जानापाव की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश में लगभग, एमपी में जो बहती है वो बहती है 325 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहने के बाद ये चंबल नदी हमारे राजस्थान के जिस जिले से प्रवेश करती है उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के आसपास, भैंसरोडगढ़ के आसपास ये प्रवेश कर जाती है चित्तौड़ में, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी अपने राजस्थान में बहती है, और ये चित्तौड़ के बाद जाते हैं दोस्तों बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 6 जिलों में। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इनमें बहने के बाद ये नदी जाएगी यूपी, उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में ये ऊपर से जो नदी आ रही है दोस्तों, इस नदी का नाम है यमुना। और ये यमुना आ रही है, इधर से जा रही है चंबल, और एक शहर है इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में जाकर, इटावा शहर के पास चंबल किसमें मिल गई? यमुना में। और यमुना और चंबल दोनों, अब यमुना चल रही है चंबल का जल लेकर के। अब ये है अपना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और प्रयागराज नामक स्थान पर यमुना किसमें मिलेगी? गंगा में। और गंगा अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये चंबल नदी थी। अब चंबल नदी निकली विंध्याचल पर्वतमाला एमपी में जनापाव की पहाड़ियों से 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना आती है, ऊपर से चंबल इटावा के पास किसमें मिल गई? यमुना में। और यमुना बहती हुई जाती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? गंगा में। और गंगा अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये चंबल नदी की अभी रूपरेखा तैयार हुई है। तो दोस्तों अब वापिस में दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम में चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी कौन कौन से राज्य के साथ जलीय सीमा बनाती है, राजस्थान में स्वतंत्र कितनी बहती है, तो उस सभी की चर्चा अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान की चंबल नदी अच्छी नदी है, मोस्ट नदी है, एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं इससे, तो आप अच्छे से पढ़ो इसे। देखिए वापस चंबल का डायग्राम ये रहा। ये नदी है दोस्तों अपनी चंबल, तो मैं यहां लिख देता हूं चंबल नदी। अब देखिए ये है अपनी यमुना, और दोस्तों ये है अपनी गंगा, और ये है बंगाल की खाड़ी। ये एमपी है, ये राजस्थान है, और ये उत्तर प्रदेश है। ये सारा उत्तर प्रदेश है, ये इधर अपना एमपी है, और ये रहा राजस्थान।
अब देखिए चंबल नदी पर बांध। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं साहब चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई, तो एक बार मैं आपको राजस्थान में लंबाई क्लियर कर देता हूं अच्छे से। देखिए एमपी में ये 325 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में स्वतंत्र बहती है ये चित्तौड़गढ़ से लेकर और सवाई माधोपुर तक स्वतंत्र। ये राजस्थान में इसका स्वतंत्र प्रवाह क्षेत्र है और ये राजस्थान में स्वतंत्र बहती है 135 किलोमीटर। अब ये जो तीसरा बिंदु बताने जा रहा हूं धौलपुर है, ये अपना राजस्थान का धौलपुर जिला है, ये सवाई माधोपुर। ये प्रश्न आपके थर्ड ग्रेड टीचर में आ चुका है। अब ये एमपी है और ये सीमा है राजस्थान की। ये चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय जल सीमा बनाती है। वापिस ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य चंबल नदी 241 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय जल सीमा बनाती है। उसके बाद ये चली जाती है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग ये 265 किलोमीटर बहती है। तो आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे तो 966, ये राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी स्वतंत्र 135 किलोमीटर। ये संपूर्ण लंबाई हो जाएगी। ये आपको कोई मायने नहीं रखती। सबसे जो मोस्ट है वो है 241 किलोमीटर, ये कई बार पूछ ली जाती है। तो लंबाई क्लियर हो गई। अब चंबल नदी पर बांधों की बात करते हैं। अब हमारे राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं या पूरी चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए अब चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, तो कुल बांधों की बात करें तो इस पर कुल बांध कितने हैं? 4 बांध। तो जानते होंगे पानी को रोक दिया जाता है वो बांध। तो कुल चंबल पर 4 बांध हैं। लेकिन वापिस प्रश्न पूछा जाए अब राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तो दोस्तों कुल बांध होंगे राजस्थान में 3। अब चंबल नदी पर 4 बांध पूरी पर बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान में कितने बनाए गए? 3। तो अपन संपूर्ण चंबल के बांधों की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए चंबल नदी की शुरुआत से चलते हैं। तो चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हमारी चंबल नदी है उस पर बांध बनाया गया है गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। अब देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और कौन से जिले में है? मंदसौर में। और ये भी ध्यान रखना, चंबल पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। अब देखिए राजस्थान में इस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में इस नदी पर जब अपन राजस्थान में आती है तो एक बांध बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर राजस्थान में बनाया गया है। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। ध्यान देना, मैं लाइन बोल रहा हूं। चंबल पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, लेकिन राजस्थान में चंबल पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और ये राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो राजस्थान में एक बांध ये हो गया। अब देखिए राजस्थान में इस पर 2 बांध और बनाए गए हैं और दोनों बांध दोस्तों कोटा जिले में हैं। कोटा जिले में एक बांध बनाया गया है
कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध, और दूसरा बांध है इस पर कोटा में जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो कुल राजस्थान में 3 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, और जबकि कोटा जिले में इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो कोटा बैराज, एक जवाहर सागर। ये चंबल परियोजना पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। चंबल परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस चंबल परियोजना में राजस्थान मध्य प्रदेश की भागीदारी समान रहेगी। कितना उत्पादन है, कितने मेगावाट है, पूरा उस सब परियोजना में पढ़ेंगे। वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आएगी। अपन नदी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये चंबल नदी है, इस पर बांध बना दिए गए हैं 4, 3 राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। तो ये बांध हो गए। अब देखिए चंबल नदी की सहायक बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन इस चंबल के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि चंबल नदी से प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में। तो देखिए एक जलीय जीव होता है दोस्तों घड़ियाल, घड़ियाल है, और घड़ियालों के लिए राजस्थान सरकार ने चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, चंबल अभ्यारण्य कोटा चित्तौड़गढ़ फैला हुआ है, सवाई माधोपुर धौलपुर करौली में। तो हमारा एक जलीय जीव होता है जिसका नाम है घड़ियाल, और इस घड़ियाल संरक्षण के लिए इस चंबल नदी पर जलीय अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से चंबल नदी को घड़ियालों की संरक्षण स्थली कहा जाता है। ये चंबल नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में, बहते हुए क्षेत्र में अनेक प्रकार की स्थल आकृति बनाती है। तो देखिए मैं शब्द लिख रहा हूं, डांग, बीहड़, ये सब चंबल नदी के हैं। डांग, देखिए डांग क्या होता है, बीहड़ क्या होता है। जैसे ये चंबल नदी बहती है, जैसे ये धौलपुर करौली सवाई माधोपुर इन जिलों में जब जाती है, तो ये क्या है, अब धौलपुर और करौली में, सवाई माधोपुर में तो छोटे छोटे गड्ढे बनाती है अपने बहाव क्षेत्र में, छोटे छोटे गड्ढे बनाती है। इन छोटे छोटे गड्ढों को बीहड़ कहा जाता है। गहरे, कम गहरे गड्ढे होते हैं वो तो बीहड़ कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही सवाई माधोपुर से करौली और धौलपुर में जाती है, तो ये चंबल नदी बहुत गहरे गहरे 10 से 12 मीटर गहरे गड्ढे बनाती है। उन गड्ढों को कहते हैं डांग। और दोस्तों ध्यान रखना, इन डांगों में, इन डांग क्षेत्रों में आकर निवास करते हैं डाकू। इसी कारण विश्व में किस नदी को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है? तो डाकुओं की शरण स्थली के रूप में किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को। तो ये चंबल नदी चल रही है, सहायक नदी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, इसमें मोस्टली चीजें आप पढ़ लो। अब देखिए डांग बीहड़, इस चंबल नदी से रीट 2018 का आप पेपर देखोगे, उसमें एक प्रश्न आया था, उत्खात स्थलाकृति। क्या है कि ये चंबल जो नदी है ये अपने इन क्षेत्रों में क्या करती है? कटाव करती है, मिट्टी को काटते हुए चलती है, और इसी को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन के लिए किस नदी को जाना जाता है? चंबल को। जो कटाव करती है अपने बहाव क्षेत्र में, परकोटे में, उसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो इसने देखो डांग बनाए, बीहड़ बनाए, अवनालिका अपर्दन। तो ये सब स्थलीय क्षेत्रों में जो जल बह रहा है वो आकृति बना रहा है। तो उत्खात खाड़ी या उत्खात स्थलाकृतियों के लिए विश्व में किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को। तो ये अपनी चंबल नदी थी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये अपने चंबल नदी के मुख्य बिंदु थे। अब पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियां।
जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे। तो देखिए यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब चंबल की सहायक नदियों में अपन देखो एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चंबल की सहायक नदियों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं। हाँ, तो चंबल की सहायक नदी पढ़ रहे हैं अपन। चंबल जो है इसकी सहायक नदियों को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो चंबल की वो सहायक नदी जो एमपी से उद्गम होता है, राजस्थान में आती है और आकर के चंबल में मिल जाती हैं। एक चंबल की वो सहायक नदी जो राजस्थान से जन्म लेती है, राजस्थान में किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो एमपी से आने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये काली सिंध नदी है अपनी। इस काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव है, बागली गांव की पहाड़ियाँ हैं एमपी में, और ये चलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर। ये रायपुर स्थान है झालावाड़ में। झालावाड़ के बाद ये जाती है कोटा, और कोटा जिले का गांव है नानेरा। नानेरा नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है काली सिंध। ठीक है, तो ये अपनी काली सिंध थी। अगली नदी है अपनी आहू। अगली जो नदी है वो नदी है दोस्तों आहू नदी। आहू नदी की जब हम बात करें तो ये आहू नदी का उद्गम सुसनेर की पहाड़ियों से होता है, एमपी से। सुसनेर की पहाड़ी एमपी से निकलती है और नंदराय गांव है, और ये नंदराय पड़ता है झालावाड़ में। झालावाड़ के नंदराय से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और झालावाड़ में बहती हुई झालावाड़ के गागरौन नामक स्थान पर ये नदी काली सिंध में मिल जाएगी आहू। अब यहाँ पर गागरौन की बात करें तो देखिए आहू और काली सिंध के संगम पर गागरौन का दुर्ग बना हुआ है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरी नदी वो है परवन। ये परवन नदी है, इसका उद्गम मालवा के पठार एमपी से होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के बिंदा गांव से, और झालावाड़ के बाद कोटा में बहती हुई कोटा का रामगढ़ गांव है। कोटा के रामगढ़ नामक स्थान पर किस में मिल जाती है, काली सिंध में। अब देखिए परवन नदी है, 12 की सीमा बनाती है, 12 में जाती है, और जो अपना एक अभ्यारण्य है शेरगढ़, राजस्थान का शेरगढ़ अभ्यारण्य, और शेरगढ़ अभ्यारण्य ये 12 जिले में है। ये शेरगढ़ अभ्यारण्य सर्प संरक्षण स्थली के रूप में जाना जाता है। सर्प संरक्षण स्थली के रूप में जाना जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे। अगली जो अपनी अब नदी है वो है दोस्तों पार्वती। पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सीहोर की पहाड़ियाँ एमपी से। सीहोर की पहाड़ियाँ एमपी से निकलने के बाद राजस्थान में 12 जिले के करियाहट स्थान से प्रवेश करती है, और करियाहट 12 से बहने के बाद सवाई माधोपुर में जाती है। सवाई माधोपुर का स्थान है पालिया, और ये चंबल में जाकर मिल जाती है। ये चंबल की एमपी से आने वाली सहायक नदी थी। एक कुन्नू है, वो भी आती है गुना एमपी से, और राजस्थान में आकर के चंबल में मिल जाती है। अब चंबल की ऐसी सहायक नदियां हैं जो राजस्थान से जन्म होगा और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाएंगी। उनमें है अपने चंद्रभागा, चाकन, मेज, मांगली और बामनी। तो ये राजस्थान की राजस्थान से आने वाली चंबल की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये सब चंबल की सहायक नदियों में जानी जाती हैं। और इसी के साथ अब चंबल और उसकी सहायक नदी वाला टॉपिक समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चंबल नदी पूरी अच्छे से 3 से 4 डायग्राम में मैंने आपके लिए पढ़ाई। फिर भी कोई समस्या हो कमेंट में बताना। आपको अगर लग रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल सौर्य क्लासेज उदयपुर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जितने भी आसपास मित्र हैं उनको भी बताएं, जिससे कोरोना काल महामारी में वो अपना पूरा फायदा उठा सकें पढ़ाई का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।